Good morning, everyone. Welcome to PW Only IAS. दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भुज एयरफोर्स स्टेशन विजिट किया गुजरात के अंदर। एंड यहाँ पर उन्होंने सबसे पहले तो इंडियन एयरफोर्स का जो रोल रहा ऑपरेशन सिंदूर को कैरी आउट करने के लिए सक्सेसफुली, उसके बारे में चर्चा करी। फिर साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा तो पूरी की पूरी मूवी भी उनको दिखाई जाएगी। साथ ही साथ ब्रह्मोस मिसाइल की उन्होंने काफी तारीफ करी। एंड इनफैक्ट ये भी बोला कि किस तरह से पाकिस्तान ने भी उसका लोहा माना है। इसके अलावा हमारा जो एयर डिफेंस सिस्टम है आकाश, और भी जो बहुत सारे रडार सिस्टम जो डीआरडीओ के द्वारा बनाए गए हैं, उनकी पूरी दुनिया में बहुत ही ज्यादा चर्चा हो रही है। साथ में ही हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को ये भी बोला कि जो आप ये $1 बिलियन असिस्टेंस दे रहे हो ना पाकिस्तान को, ये पाकिस्तान इससे पूरा का पूरा टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करेगा। तो आप प्लीज एक बार रिकंसिडर कीजिए कि ये जो आप फंड दे रहे हो पाकिस्तान को। तो ये कुछ चीजें अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दोस्तों, डेट है आज की 17 मई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पे जाके इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। पहला जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है वो है फुटपाथ एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखो, आप लोग भी शहरों में देखते होंगे काफी सारी जगह के ऊपर इस तरह से फुटपाथ नहीं बने होते। अब फुटपाथ ना होने की वजह से अगर हम बात करें, जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी का खतरा, मतलब सेफ्टी प्रॉपर नहीं रहती। राइट, कहीं ना कहीं ट्रैफिक की वजह से एक्सीडेंट होने का खतरा, इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है। अब यही मुद्दा गया सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स और यूटीज को ये डायरेक्ट किया है कि आप ये इंश्योर कीजिए कि सभी पेडेस्ट्रियंस के लिए प्रॉपर एंड एक्सेसिबल फुटपाथ्स होने चाहिए। एंड साथ ही साथ उन्होंने ये भी बोल दिया कि आपका आर्टिकल 21 है संविधान का, राइट टू लाइफ, उस राइट टू लाइफ के अंदर राइट टू सेफ एंड एक्सेसिबल फुटपाथ भी आता है। मैंने आपको बताया ना, आर्टिकल 21 बहुत ही एक वाइड आपको राइट देखने को मिल जाएगा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल अपने जजमेंट्स के माध्यम से इसको बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर दिया है। तो इसी तरह से उन्होंने ये भी बोला है कि एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए प्रॉपर फुटपाथ होना बहुत इंपॉर्टेंट है, खास करके अर्बन एरियाज के अंदर। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं कि प्रॉपर यहाँ पे आप इंश्योर कीजिए इस चीज़ को, और ये जो फुटपाथ्स होंगे ये एक्सेसिबल होंगे, इंक्लूसिव होंगे, बैरियर फ्री होंगे, खासकर उन लोगों के लिए भी जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं। ठीक है, हमारे जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए भी यहाँ पे एक्सेसिबल होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर फुटपाथ्स नहीं होते, कहीं ना कहीं सिटीजन्स का राइट ऑफ सेफ पैसेज खत्म होता है, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस तरह से निर्देश दिए हैं। तो फुटपाथ को एज अ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें इंक्लूड किया जाएगा। अभी तक हम ऐसा मानते थे कि ये चीज़ ऑप्शनल होती है कि चलो बनाना है तो बना दिया, नहीं बनाया तो नहीं बनाया, पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये असेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है और इसको मेंटेन करना, इसको डिज़ाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए अर्बन प्लानिंग के अंदर इनकी जगह भी डेफिनेटली होनी चाहिए। तो कोई अब से आपसे पूछे कि क्या फुटपाथ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप बिल्कुल बोलिएगा एंड दिस इज अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। दूसरा जो हमें टॉपिक पढ़ना है वो है आपका ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से। मैं समझाता हूँ। आप लोग नक्सलिज्म के बारे में जानते हैं, हम लोग इसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म या नक्सलिज्म इन शब्दों से जानते हैं। एंड इनफैक्ट अगर हम बात करें हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस की, उसमें एज इट इज़ ये चीज़ मेंशन भी है एंड बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन भी आते रहते हैं। नक्सलिज्म का अर्थ ये होता है कि माओइस्ट आइडियोलॉजी से इंस्पायर होकर जब एक आर्म्ड मूवमेंट होती है अगेंस्ट द स्टेट, यानी कि ना ये स्टेट के अगेंस्ट होते हैं। स्टेट का कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर दिखे, स्टेट की कुछ फोर्सेस दिखें, उनको ओवरथ्रो करने की कोशिश करती है थ्रू वायलेंट रेवोल्यूशन। राइट, एंड इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1967 में हुई थी इन नक्सलबाड़ी अपराइजिंग, ठीक है, और वेस्ट बंगाल। एंड आप नोटिस कर पाओगे ना, जो रेड कॉरिडोर वाला एरिया है, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर आपको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर नक्सलिज्म देखने को मिलेगा। देखो, एक चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि क्या सर हमने नक्सलिज्म को कम किया है या ये नक्सलिज्म बड़ा है। द आंसर इज वी हैव रिड्यूस्ड इट टू अ लार्ज एक्सटेंट। पिछले 10-15 साल के अंदर ना बहुत अच्छी मेहनत हुई है नक्सलिज्म को खत्म करने की। एंड इनफैक्ट हमारा टारगेट भी है कि अगले साल
31 मार्च 2026 तक हमें देश से नक्सलिज्म को उखाड़ फेंकना है। तो सरकार की बिल्कुल यहाँ पे कोशिश चल रही है इस चीज़ के रिगार्डिंग ही, राइट। एंड आप नोटिस कर पाओगे सरकार की एक बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी भी है जिसको आप लोगों ने समाधान स्ट्रेटजी के नाम से आपने सुना होगा। समाधान का मतलब क्या है? एस से है स्मार्ट लीडरशिप, ए से एग्रेसिव स्ट्रेटजी, एम से मोटिवेशन एंड ट्रेनिंग, ए से एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डी से डैशबोर्ड बेस्ड केपीआईज, एच से हार्नेस टेक्नोलॉजी, ए से एक्शन प्लान फॉर ईच थिएटर एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। ये हमारी समाधान स्ट्रेटजी है फॉर टैकलिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। एंड इनफैक्ट ना हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो इंश्योर करती है कि एक तो हम सिक्योरिटी बढ़ाएं, ठीक है, सिक्योरिटी हमारी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म से लड़ने में हमारी मदद मिलेगी। इसके अलावा हम ना नक्सलिज्म अफेक्टेड एरियाज के अंदर डेवलपमेंट को यहाँ पे और कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल सड़कों का कंस्ट्रक्शन हो गया, टेलीकॉम टावर्स हो गया, बैंकिंग नेटवर्क्स हम वहाँ तक पहुँचा रहे हैं, एजुकेशन सर्विसेज हो गया। सिमिलरली हम इंफॉर्मेशन के अंदर जैसे यूथ को एंगेज कर रहे हैं। एंड लास्टली हमारे जो ट्राइबल्स हैं ना उनको प्रॉपर राइट दिए जा रहे हैं। जैसे आप जानते होंगे ना जल जंगल जमीन के बारे में, तो अलग अलग ट्राइबल राइट्स हो गया, लैंड डीड्स हो गया, पंचायती राज सिस्टम वहाँ पे लेकर आए हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों के माध्यम से हमने नक्सलिज्म को खत्म करने की यहाँ पे कोशिश हम कर रहे हैं। इसी में एक ऑपरेशन होता है दैट इज ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। देखो पिछले कुछ दिनों से लगभग 21 दिन में ये एग्जीक्यूट हुआ है ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। एंड मुझे ये बताते हुए आपको बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे खुद के एक स्टूडेंट वो इसी ऑपरेशन का पार्ट थे, ठीक है। वो यूपीएससी की तैयारी भी कर रहे हैं बट एट द सेम टाइम ही इज़ अ पार्ट ऑफ सीआरपीएफ एज वेल। तो वो भी यहाँ पे इस ऑपरेशन का पार्ट थे, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये बात आपको बताते हुए। तो ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट एक जॉइंट ऑपरेशन था सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस के बीच में, जहां पर 21 दिन में एग्जीक्यूट हुआ। और ये एंटी नक्सल कैंपेन एक बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिल जाता है और ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चलने वाला एंटी नक्सल कैंपेन है। तो कोशिश यही थी इन 21 दिनों के अंदर कि कैसे ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट के माध्यम से नक्सलिज्म को यहाँ पे खत्म किया जाए। तो कहाँ पर हुआ है ये? एट द छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर नियर करंगटुलु हिल, ठीक है, केजीएच जो है यहाँ पर आपको ये ऑपरेशन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। एक आपको गलगाम फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस है 2022 में स्टैब्लिश किया गया था, यही इसका कमांड सेंटर यहाँ पे इस ऑपरेशन का देखने को मिला। एंड अकॉर्डिंगली लोगों ने यहाँ पे जो लोकल कम्युनिटीज थी उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेज ने एंगेज किया ताकि नक्सलिज्म को हम यहाँ पर हटा पाएं, ट्रस्ट बिल्डिंग कर पाएं लोकल कम्युनिटीज के साथ। तो दिस वाज द एंटायर फोकस ऑफ ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रोटेस्ट इन गोवा ओवर एनआईओ रिपोर्ट। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ना एक इंपॉर्टेंट रिवर, यहाँ पर आप नोटिस कर पाना, दिस इज महादेई रिवर, राइट। अब आप इसको नोट कर पा रहे होंगे, ओरिजिनेट ये हुई कर्नाटका के अंदर एंड इस तरह से गोवा से फ्लो होती हुई ये अरेबियन सी के अंदर फ्लो कर जाती है। देखो हालांकि ये रिवर तो कर्नाटका और गोवा से ही फ्लो करती है, पर अगर हम इसके बेसिन की बात करें ना तो पूरा का पूरा बेसिन कर्नाटका, गोवा और थोड़ा सा हिस्सा आपको महाराष्ट्र में देखने को मिल जाएगा। रिवर आपकी कर्नाटका और गोवा में ही है, पर अगर रिवर बेसिन की बात करें तो कुछ पार्ट आपका महाराष्ट्र में भी स्प्रेड है, ठीक है। जैसे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे रिवर की लेंथ है कर्नाटका में 36 किलोमीटर एंड गोवा में 74 किलोमीटर, पर बेसिन की बात करें तो 78% बेसिन गोवा में है, 18% आपका कर्नाटका में एंड 4% आपका महाराष्ट्र में। कर्नाटका में इसको महादेई कहते हैं और गोवा में महादेई, थोड़ा सा इसका हल्का सा नाम चेंज हो जाता है। बाकी ये जो पर्टिकुलर रिवर है ना ये महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपकी जो बर्ड बस्ती है उनको बहुत ही स्ट्रांगली सपोर्ट करती है। इसके अलावा नॉर्थ गोवा का ड्रिंकिंग वाटर, एग्रीकल्चर और नेविगेशन नीड्स को ये पूरा भी करती है। बट दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यही है कि जैसे पानी के रिगार्डिंग समस्या होती है ना, जैसे आप इतने सारे रिवियर डिस्प्यूट्स देखते हो, कावेरी का डिस्प्यूट देखते हो, उसी तरह से यहाँ पर महादेई के रिगार्डिंग भी आपको डिस्प्यूट देखने को मिलेगा बिटवीन कर्नाटका एंड गोवा। एक्चुअली में आप नोटिस कर पाओगे हमने यहाँ पे 2010 में ना एक महादेई वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल भी बनाया था ताकि गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बीच में ये जो इस तरह का इशू है पानी को लेके, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर पाएं। अब ट्रिब्यूनल ने यहाँ पे क्या कहा था, 13.42 TMCFT इतना पानी यहाँ पर दिया था कर्नाटका को, पर वो इससे खुश नहीं थे और ना ही गोवा खुश था। तो दोनों ने कहीं ना कहीं अपना सुप्रीम कोर्ट के सामने इसका वर्डिक्ट चैलेंज किया था। ये तो हो गई पास्ट की बात, ठीक है ना। ये जो डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना था ये इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत बना था, पर ये तो पास्ट की बात है। अभी क्या हुआ है, अभी यहाँ पर ना एक स्टडी कंडक्ट करी गई है बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी और साथ ही साथ इनक्वाइस, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विस। अब इसकी जो रिपोर्ट है ना उस रिपोर्ट में इन्होंने बात करी है कि कर्नाटका को ज़्यादा पानी मिलना चाहिए। अब कर्नाटका को ज़्यादा पानी मिलेगा तो उससे कहीं ना कहीं गोवा को कम पानी मिलेगा।
तो इसी वजह से गोवा में प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग कि भाई ये रिपोर्ट बहुत ही ख़राब बनाई गई है, ये तो कर्नाटका को फेवर कर दिया है, गोवा का तो ध्यान नहीं रखा गया। ऐसा यहाँ पर जो गोवा के अंदर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो यहाँ पे बोल रहे हैं। बाकी आप ध्यान में रखिएगा कि महादेवी रिवर की 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज दो आर कलासा एंड बांदुरी स्ट्रीम्स। आगे आते हैं, अगला टॉपिक है हमारे सामने एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दोस्तों पिछले दिनों के अंदर ना हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर के अंदर हमारी भारत की आर्मी ने ये तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज यहाँ पे करी। पहले तो आपको मैं थोड़ा सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर आपको यहाँ पे बताता हूँ। दरअसल में इसको चिकन नेक के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है इधर, ठीक है, उसको अपने बाकी के भारत के साथ जोड़ने वाला जो यहाँ पे छोटी सी आपको कॉरिडोर देखने को मिल जाएगा, नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड, वही है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको हम चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं। अब अंडरस्टैंड करना, ये चिकन नेक जो है नेपाल के, भूटान के और बांग्लादेश के बहुत ही ज़्यादा करीब आपको देखने को मिल जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि जो बिल्कुल नैरो वाला हिस्सा है ना, वहाँ पर ये केवल 17 किलोमीटर वाइड है। तो कई बार ना थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग इंडिया को चैलेंज फेस करने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट्स का कहना है। जैसे मान लो अगर चाइना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करे, तो हो सकता है वो यहाँ पे गड़बड़ करने की कोशिश करे कि अगर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को इंडिया के बाकी हिस्से के साथ कट करना है तो इस एरिया के ऊपर उसका बहुत ज़्यादा फोकस होगा। तो इंडिया भी चाहता है कि नहीं, ये पूरा एरिया हमारा प्रॉपरली यहाँ पे प्रोटेक्टेड रहे, कोई भी यहाँ पर दिक्कत ना आए। तो आप नोटिस कर पाओगे ये जो पूरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर है ये एक्सटेंड करता है फ्रॉम द दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी एंड तराई एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये एक्सरसाइज होती है तीस्ता प्रहार, इंडियन आर्मी ने कंडक्ट करी है, राइट। एंड ये 3 दिन की आपकी एक्सरसाइज थी, जहाँ पर हमने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज एंड कोऑर्डिनेशन यहाँ पे किया इन रिवर बेस्ड टेरेन्स। बेसिकली कोशिश यही था कि कल को रिवराइन ट्रेन के अंदर हमें यहाँ पे कुछ लड़ना पड़े, राइट, और साथ साथ कितना हम कॉम्बैट के लिए रेडी हैं, ऑपरेशनल सिनर्जी है या नहीं, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज होती हुई देखने को मिल जाएगी। और ये नाम तीस्ता क्यों आया, क्योंकि तीस्ता रिवर आप जानते हो ना, उसके साथ ही यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे ये रिवर के कॉन्टेक्स्ट में ही ये नाम आपका आया है। तो वेस्ट बंगाल के अंतर्गत हुई है एक्सरसाइज तीस्ता प्रहार, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्ल्ड फूड प्राइस के नाम से। अब ये क्या मुद्दा है, देखो एक्चुअली में पता क्या था, आप लोग जानते होंगे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन किनको बोला जाता है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है, दुनिया भर के अंदर इन्होंने ही, इनको ही फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। एंड ये नोबेल पीस प्राइज भी इनको मिला हुआ है, राइट। इन्होंने HIV सीड्स जो थे आप जानते होंगे, उनको यहाँ पे बनाया था इनके द्वारा ही। एंड दुनिया भर में भुखमरी को खत्म करने के अंदर इनका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। अब इनके द्वारा ही वर्ल्ड फूड प्राइस की शुरुआत करी गई। क्या है वर्ल्ड फूड प्राइस, अगर मान लीजिए किसी ने फूड में, एग्रीकल्चर की फील्ड के अंदर कुछ बहुत ही शानदार कंट्रीब्यूशन किया है, उसको मिलता है वर्ल्ड फूड प्राइस। इस तरह से जैसे है ना, आप नोटिस करते हो नोबेल प्राइज मिलते हैं अलग अलग चीज़ों के लिए, आपका केमिस्ट्री के लिए हो गया, फिजिक्स के लिए हो गया, राइट। इस तरह से 6 कैटेगरीज के अंदर आपके नोबेल प्राइज मिलते हैं, इकोनॉमिक्स, पीस, लिटरेचर। उसी तरह से आपका फूड एंड एग्रीकल्चर के लिए मिलता है वर्ल्ड फूड प्राइज। उसी तरह से इसको बोला जाता है कि दिस इज इक्वलेंट टू नोबेल प्राइज फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कोई भी रेस, कोई भी रिलीजन, कोई भी नेशनलिटी या पॉलिटिकल बिलीफ का पर्सन हो, वो यहाँ पे उसको यहाँ पे अवार्ड मिल सकता है। एंड पहली बार जो ये अवार्ड दिया गया था वो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को दिया गया था, जिनको भारत के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर माना जाता है, ठीक है। वर्ल्ड के अंदर पूछेगा तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, इंडिया के अंदर बात करेंगे तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी, पहली बार इनको यहाँ पे अवार्ड मिला था 1987 के अंदर वर्ल्ड फूड प्राइज। अभी इस बार क्या हुआ है, इस बार ब्राजीलियन साइंटिस्ट जो है मारिया एंजेला हंगारिया, इन्होंने यहाँ पे 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज इनको मिला है। क्यों, क्योंकि इन्होंने काम किया है इन रिड्यूसिंग द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, कैसे हम अपनी खेती के अंदर केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम कर सकते हैं। एंड इन्होंने बायोलॉजिकल सीड डेवलप करे हैं, सॉइल ट्रीटमेंट, ताकि क्रॉप यील्ड एंड न्यूट्रिशन भी बढ़ता रहे। कई लोगों को लगता है ना कि केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो यील्ड कम हो जाएंगी, तो इन्होंने उस चीज़ को ठीक करने के लिए भी, क्रॉप यील्ड को बूस्ट करने के लिए बायोलॉजिकल सीड्स एंड सॉइल ट्रीटमेंट अपने यहाँ पे प्लान्स यहाँ पे दिए हैं। तो 1986 के अंदर ये स्टैब्लिश हुआ था वर्ल्ड फूड प्राइस। एंड $5 लाख का प्राइस अमाउंट यहाँ पे इसके रिगार्डिंग मिलता है। और एडमिनिस्टर कौन करता है, द वर्ल्ड फूड प्राइस फाउंडेशन। ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगला टॉपिक दोस्तों है दैट इज इंडिया यूरोपियन यूनियन टू कोलैबोरेट अंडर TTC। TTC क्या है, देखो 2022 में पता क्या होता है, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में TTC साइन होता है, मतलब एक तरह से TTC प्लेटफॉर्म होता है,
ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। अब इसमें कोशिश यही होती है कि कैसे हम अपने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को दोनों एंटिटीज आपस में बढ़ा पाएँ। जैसे हमारी बहुत सारी डिजिटल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज होती हैं, आपकी क्लीन एंड ग्रीन, आपके एनवायरनमेंट की टेक्नोलॉजीज होंगी। इसके अलावा सप्लाई चेन को हम बेहतर करना चाहते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाना चाहते हैं आपस में। इसीलिए 2022 में ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के अंतर्गत हम ये काम स्टार्ट करते हैं। अब उसी पर्टिकुलर टीटीसी के अंदर हमने 2 इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं। पहला है इनिशिएटिव ऑन मेराइन प्लास्टिक लिटर। अब आप लोग जानते होंगे जो मरीन प्लास्टिक है उसकी वजह से फॉर एग्जांपल आपका माइक्रो प्लास्टिक, हैवी मेटल्स हो गया, पीओपीस, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जैसे आपका डीडीटी वगैरह होता है ना, जो लंबे समय तक एनवायरनमेंट में रहते हैं, उनको हम मॉनिटर करें, उनको असेस करें एंड उनके इम्पैक्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर एमपीएल स्टार्ट किया, मेरीन प्लास्टिक लिटर के रिगार्डिंग इनिशिएटिव। तो इसमें कुछ फंडिंग यूरोपियन यूनियन की तरफ से है, कुछ फंडिंग भारत की तरफ से है और इसकी नोडल मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस रहेगी। दूसरा हमने जो इनिशिएटिव यहाँ पे स्टार्ट किया है वो है आपका इनिशिएटिव ऑन वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन। अब इसमें भी दोनों की तरफ से फंडिंग है, भारत और यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, और नाम से है ना वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन। तो यानी कि ना हम जैसे अपना म्यूनिसिपल वेस्ट हो गया, सीवेज स्लज हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट हो गया, एग्रीकल्चर कुछ हो गया या फिर फॉरेस्ट्री कुछ वेस्ट हो गया, कुछ इस तरह के जो बायोजेनिक वेस्ट होते हैं ना, उनके थ्रू हम यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन का, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन यहाँ पे हम करना चाह रहे हैं। दिस इज रिगार्डिंग द इनिशिएटिव ऑन वेस्ट टू ग्रीन हाइड्रोजन। आई होप ये बात आप समझ गए होंगे। तो ये जो 2 इनिशिएटिव यहाँ पे किए जा रहे हैं, दीज आर अंडर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने कल के होमवर्क की। मैंने कल आपसे ना होमवर्क पूछा था कि कौन सी कंट्रीज के बीच में सबसे लंबा बॉर्डर है। देखो इसका आंसर है आपका कनाडा एंड यूएसए। रफली अगर मैं बात करूं ना तो 8,891 किलोमीटर के आसपास आपको इनका बॉर्डर देखने को मिल जाएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा बॉर्डर है वो रशिया और कजाकिस्तान के बीच में है, 7,644 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा आपका अर्जेंटीना चिली के बीच में है, लगभग 5308 किलोमीटर का। उसके बाद आपका चाइना मंगोलिया आ जाता है, लगभग 4600 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर है। फिर उसके बाद इंडिया और बांग्लादेश का आपको बॉर्डर देखने को मिल जाएगा 4096 का। इंडिया और चाइना तो बहुत पीछे हैं, ठीक है, तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इंडिया चाइना का तो लगभग 3300 समथिंग का है, आई थिंक 3380 किलोमीटर के आसपास का बॉर्डर देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अब एक्चुअली आई थिंक ना ये 2024 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। अब पता नहीं एक स्टूडेंट ना लास्ट टाइम मुझे आफ्टर प्रीलिम्स मिले, तो उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि सर उनको पता था कि इसका आंसर बी या डी नहीं है, वो कंफ्यूज थे ए और सी के अंदर कि इंडिया और चाइना का है या कनाडा और यूएसए का, इसमें कंफ्यूज थे। तो मुझे एक चीज़ उससे ध्यान आई कि यार कन्फ्यूजन इन दोनों में तो होना ही नहीं चाहिए था। एक्चुअली उन्होंने कहा कि ना मैं सर ए और सी में कंफ्यूज था तो मैंने सी मार्क कर दिया, बी और डी तो मैंने एलिमिनेट कर दिया था। अब आई डोंट नो कैसे किया, बट ठीक है, चलो मान लेते हैं उनकी बात को। पर एक बात आप अंडरस्टैंड करो, आपको ये तो पता ही था सब लोगों को कि इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर लंबा है एज कम्पेयर टू इंडिया चाइना। जब इंडिया बांग्लादेश का बॉर्डर लंबा है एज कम्पेयर टू इंडिया चाइना, तो इंडिया चाइना सबसे लॉन्गेस्ट बॉर्डर कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो इसको भी आप एलिमिनेट कर सकते थे इस लॉजिक के साथ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सी तो कभी भी आंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये तो हम पढ़ते ही है ना, इंडिया बांग्लादेश सबसे लंबा बॉर्डर है हमारे, हमारा मतलब हमारा जो बॉर्डर है वो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा होता है। तो इसके थ्रू आप सी को तो बिल्कुल अच्छे से एलिमिनेट कर सकते थे एंड ऑटोमेटिकली आप अपने आंसर तक पहुंच सकते थे। तो कनाडा और यूएसए का सबसे लंबा बॉर्डर हमें देखने को मिल जाएगा। बाकी कल के लिए आपका होमवर्क रहेगा, मतलब मंडे के लिए, दैट इज लेक वॉस्टॉक। इसके बारे में आप बताएंगे कहाँ पर आपको ये लोकेशन देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, ये कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। एंड कल जो होमवर्क दिया था, एक था मैंने आईडीएमसी, इंटरनल डिस्प्लेसमेंट मॉनिटरिंग सेंटर के बारे में। तो यस, ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। यूपीएससी की बात करें तो यहाँ पे 6 साल का टेन्योर होता है, ना कि 4 साल का, इसलिए सेकंड आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑपरेशन केलर की बात करें तो बिल्कुल ये आपका एक सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशन ही है, तो दिस इज ऑल्सो द करेक्ट स्टेटमेंट। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल दी वेरी बेस्ट।